बेध्यानी के हवाले से कुछ ऐसी अद्वियात हम अपनी ज़िंदगी में शामिल रखते हैं जो ख़ानदानी दवाई बन जाती है। उसने इस्तेमाल की है, मैंने इस्तेमाल की है और वो मुझे लगता है लेगेसी के तौर पर ना हमारे ख़ानदान में वो चल रही होती है। ना हम किसी डॉक्टर से पूछते हैं, एक बार हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए तो वो साल हर साल हम उसी पर अमल कर रहे होते हैं। उसकी डोज़ हमें नहीं पता होती, हमने कितनी खानी है, कितनी देर तक इसको इस्तेमाल करना है। बस हमें यही होता है कि फ़लाँ को इससे आराम आ गया था या फ़लाँ वक्त में मैंने दवाई जो है इस्तेमाल की थी तो मुझे उससे आराम था, तो मुझे इसको जारी रखना है। लेकिन इसके आपके ज़ाती सेहत पर कितने नुकसानात हो सकते हैं, आप किस तरह से मज़ीद आर्ज़ों में मुब्तला हो सकते हैं, इस हवाले से जानेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर शहबाज ने, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सेल्फ मेडिकेशन जो है किस हद तक ख़तरनाक है? मिस इकरा, सबसे पहले तो सेल्फ मेडिकेशन को मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो सीना बसीना चलने वाली दवाई के अलावा ये वो भी अद्वियात हैं जो कि एक क्वैक जो है जो बैठा हुआ है हमारे मोहल्ले में, या एक मेडिकल स्टोर वाला है जो कि वहाँ पे बच्चा एक काम कर रहा है जो कि दवाइयाँ पकड़ा रहा है, वो जो हमें दवाई दे देता है वो भी सेल्फ मेडिकेशन की ही उसमें कैटेगरी में आएगी। इसके अलावा जो हम लोग दो पढ़े तीन पढ़े हुए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी बातों के पीछे लग के जो हम लोग अद्वियात या जो हम लोग अपनी स्किन केयर रूटीन जो हम लोग या टोटके जो यूज़ करते हैं वो भी सेल्फ मेडिकेशन में आ जाती हैं। और इस सेल्फ मेडिकेशन में कहीं ना कहीं हाथ जो है हमारे सोशल मीडिया का भी है, और मैं तो बल्कि कहूँगा कि आप लोगों का भी है, और इसमें हराज भाई का भी है कि आप लोग टोटकों वालों को बुलाते हैं और टोटके आगे बताते हैं तो आगे लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन में और टोटकों में फ़र्क एक तरह से नहीं होता कि आपको साथ साथ बता दिया जाता है कि टेस्ट करवाए जाएं, ये अद्वियात जारी रखी जाएं, ये सब चीज़ें। गुड क्वेश्चन है, लेकिन टोटका जो डिस्क्लेमर हमारी तरफ से दिया जाता है प्रॉपर। जो टोटका जो होता है, टोटका एक्चुअली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बड़ा एक ईजी सा मिसाल अगर दूँ तो जो एक हमारे जो फूड में जो मसाला जार डलते हैं, इनको भी कई लोग जो हैं एज अ ट्रीटमेंट मोडेलिटी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम उसका एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं तो हमें स्टमक के बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं, पेन शुरू हो जाते हैं, अल्सर शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को तो उसकी वजह से इवन के उनकी गट जो होती है वो फट भी जाती है, एक्सेसिव सॉल्ट या एक्सेसिव जो है मिर्चें यूज़ करने से या स्पाइसेस यूज़ करने से। जो टोटका जात होते हैं, जैसे इमरजेंसी एड होती है कि घर में कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, साथ दवाई लेने के साथ हम होता है कहवा भी इस्तेमाल कर लिया जाए, फलां फक्की भी इस्तेमाल कर ली जाए, लेकिन उसके बाद डॉक्टर पे जाना, उनकी मेडिकेशन लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। जो हुक्मा होते हैं ना, जो सर्टिफाइड हुक्मा होते हैं, वो भी पहले बंदे को एनालाइज करते हैं। वो पहले उसकी हिस्ट्री, उसका एग्जामिनेशन, फिर जो है वो उसको अगर कोई टोटका बताते हैं या उसको कोई मेडिकेशंस बताते हैं तो उसके वेट, हाइट और एज के हिसाब से उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। सारों को ये नहीं कह देते कि 4 जो हैं दाने आपने फक्की के खा लें, 4 दाने जो हैं आप अजवाइन के खा लें, 4 दाने। ये सारे लोग जो हैं आजकल मैं ये देख के हैरान हूँ कि सारे लोग जो हैं उन्होंने रात को जो है वो ये कुछ जो कुछ आयुर्वेदिक जो या जो हमारे मसाला जात हैं उनको भिगोया होता है, सुबह उन्होंने जब पीते हैं फिर उनके बाद उनका बीपी चढ़ा होता है। तो इस वजह से हर टोटका हर बंदे के लिए नहीं होता। मिजाज भी बताए जाते हैं, मुअत्तदल है या खुश्क है, गरम है, और इन चीज़ों के लिए हकीम साहब के पास जाना या मुआलिज के पास जाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इस वजह से किसी हद तक सोशल मीडिया के साथ साथ मॉर्निंग शोज़ का भी इसमें कसूर है। अच्छा जी, सेल्फ मेडिकेशन जैसे मैंने बता दिया कि सिर्फ आप जो खुद खा रहे हैं वो ही नहीं है, बल्कि आप जो इर्द गिर्द से जो कि क्वालिफाइड बंदा नहीं है उससे भी आप मशवरा जात ले रहे हैं, वो भी सारी सेल्फ मेडिकेशन के अंडर आता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं वो पेन किलर्स हैं। हम लोग पेन किलर्स को चॉकलेट या टॉफ़ी की तरह खाते हैं। इवन कि आपके बैग में भी कोई ना कोई पेन किलर पड़ा होगा, पैनाडोल तो ज़रूर पड़ी होगी। नहीं पड़ा, लिटरली नहीं पड़ा, मैं नहीं रखती। ओके, अच्छा जी, हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है। थोड़ा सा हमें सर दर्द हुआ तो हमने पेन किलर खाना है। इसी तरह अगर हमें थोड़ा सा बुखार हो गया तो हमने क्या करना है, पैनाडोल खानी है। आप इमेजिन करें कि सबसे ज़्यादा जो मैदे के अल्सर्स की वजह है वो पेन किलर्स हैं। सबसे ज़्यादा जो किडनी फेलियर के केसेस हैं या किडनी की जो एफिशिएंसी कम करती हैं वो पेन किलर्स हैं। सबसे ज़्यादा जो लिवर फेलियर के केसेस हैं या लीवर के मसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा पैनाडोल की वजह से हैं। तो इस वजह से उन चीज़ों को हमने क्या बना लिया, अपना खुराक का हिस्सा बना लिया।
उसके बाद एक बड़ा ग्रुप आता है जिसमें एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं। हमारा थोड़ा सा गला ख़राब हुआ, एक मोशन लगा, तो हमने क्या किया जी, भाग के फ्लैजल और साथ में इंटॉक्स और साथ में नोविडेट खा ली। बच्चे को भी पूछे ना, तो अम्मी अगर कहे ना मुझे लूज मोशन है, बच्चा भी पीछे से आवाज़ देता है फ्लैजल और इंटॉक्स और नोविडेट खा लें। ये हालात हैं। तो अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपने मोहल्ले की फार्मेसी पे जाएगा, वो कहेगा जी मुझे खुराक बना दो। हाँ, वो जो खुराक बना के देते हैं उसमें उन्होंने 5-6 जो है मिसाइल फायर किए होते हैं, कोई ना कोई लग जाएगा। और वो जो 5-6 मिसाइल, मैं भी यही कहती हूँ, कुछ ना कुछ तो उन पे असर वो करता जो 5-6 मिसाइल उन्होंने फायर किए होते हैं उसमें 3-4 तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि हर किस्म के जो है जरासीम को ऐसी की तैसी उड़ा देती हैं उसकी। और हमारा कुछ बेनिफिशियल फ्लोरा भी होता है और कुछ जो होते हैं नुकसानदेह होते हैं। बेनिफिशियल जो हमारे बॉडी के बाहर भी हैं और इसके अलावा हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, माउथ के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं। वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं उनको किल करते हैं, उनको अंदर दाखिल नहीं होने देते। लेकिन हम सबसे पहले उनको मारते हैं जो कि हमारे बेनिफिशियल हैं, ताकि जो हमला आवर बैक्टीरिया या वायरस है उसके लिए राह हमवार हो सके, वो और काम ख़राब कर सके। इस वजह से आजकल इतना मुश्किल हो गया है कि जो टाइफाइड का एक केस आता है जिसको हम पहले एक छोटी सी दवाई से दुरुस्त कर लेते थे, अभी हमें ब्लड कल्चर और सेंसिटिविटी की तरफ जाना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि कौन सी जो है मेडिसिन से, कौन सी मेडिसिन से उसको इफेक्ट आ रहा है या कौन सी मेडिसिन से वो टाइफाइड का जो जरासीम है वो मर रहा है। और आपने फेसबुक पे भी देखा होगा, कई डॉक्टर्स शेयर करते हैं कि सारी जो दवाइयाँ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके आगे रेजिस्टेंट लिखा होता है। तो ये हमारी सारा कुछ जो है ये हमारी सेल्फ मेडिकेशन की बदौलत है कि हम लोगों ने एक चीज़ का डायग्नोसिस नहीं करना, डायग्नोसिस से पहुंचने से पहले हमने हर तरह की उसके लिए मेडिकेशन जो है यूज़ कर लेनी है। यूके में या कोई भी जो एडवांस्ड जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको सिर्फ पैनाडोल पे रखते हैं जब तक आपके ब्लड कल्चर की रिपोर्ट नहीं आ जाती कि ये आपको वायरल है मसला या आपको ये बैक्टीरियल है। मेरी खाला बताती होती हैं, कहती हैं कि आप लोग शुक्र किया करो कि इधर आप लोगों को दवाई मिल जाती है। कहती हैं हम लोगों ने जब तक हॉस्पिटल पहुंचना होता है 6-7 दिन में हमारा गला वैसे ठीक हो जाता है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, अक्सर आप देखते होंगे जो परदेसी जाते हैं यहाँ से इतना बड़ा बंडल जो है अद्वियात का लेकर जाते हैं, वो भी सारी सेल्फ मेडिकेशन है। उनको असल में यहाँ पे रह के आदत पड़ गई होती है। जो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, ये उनके लिए एक जो है वो रोटी का आप समझ लें एक उनके खाने का हाजमे की भी एक गोली होती है, जी, खाने से पहले की भी कुछ ना कुछ। तो ये सारा कुछ जो है ये सेल्फ मेडिकेशन में आता है। फिर कुछ लोग जो हैं जो मैदे का कैप्सूल है वो ऐसे खाते हैं जैसे उसके बगैर उनका गुजारा ही नहीं है। वो मैदे का जो कैप्सूल है वो आपके एसिड की प्रोडक्शन जो है उसको बंद कर देता है। जब वो लॉन्ग टर्म उसका यूज़ किया जाए तो वो फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे देता है। आपके स्टमक में अगर जो है वो इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो इन द लॉन्ग रन चांसेस हैं कि आपको स्टमक का कैंसर भी हो सकता है। तो इस वजह से उसके अलावा भी अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक मैदे का कैप्सूल लेते हैं तो उससे क्या होता है, उसके काफ़ी सारे जो मिनरल्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, आयरन की। इस वजह से हमें फिर जब लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं उसके साथ ये वाइटामिन्स और मिनरल्स भी देने पड़ते हैं। अगर वो ना दें उनकी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, लोगों की बॉडी में एक्स शुरू हो जाती हैं, आयरन की कमी से खून की कमी शुरू हो जाती है। इस वजह से जो सेल्फ मेडिकेशन है उसको थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहिए, ना कि उसको हम इनकरेज करें। तो जो हमने एक डब्बा बना के घर में रखा होता है और हमें पता होता है कि ये जो है लूज मोशन की है, ये अगर वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, ये सर दर्द की है, एक पूरा हमने एक बॉक्स बनाया होता है और हम उसी पर चल रहे होते हैं। सेकेंडली ये जैसे अभी ये मौसम गुजरा है सारा बरसात का, उसमें सब ने सेल्फ मेडिकेशन करते हुए अपना नज़ला ज़ुकाम भी ट्रीट किया है, अपनी एलर्जी भी ट्रीट की है, और यहाँ बैठ आपने कई बार कहा है कि हम ये जो एंटी एलर्जी है ये खा सकते हैं। तो वो उस चीज़ को हमने जारी रखा हुआ है। अक्सर मुझे भी ये होता है कि हाँ नहीं डॉक्टर साहब ने कहा हुआ है मैं ये खा सकती हूँ, इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है, लेकिन उसकी वजह से भी असाब जो है वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं। अच्छा, उसके साथ मैं टाइम भी बताता होता हूँ कि आप इसको जो है सेफली 1 वीक ले सकते हैं, 7 आपने हमारा टोटकों का कहा, हम भी कहेंगे कि आपने कहा था। वो जो 7 डेज या 10 डेज है, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो लॉन्ग टर्म यूज़ करता है उसका किसी भी एलर्जी की गोली का, जिसको एंटी हिस्टामिन कहते हैं,
तो उससे आपके मसल वीकनेस भी शुरू हो जाती है। इसके अलावा उसकी आपको जो उस पर डिपेंडेंस होती है या आप कह लें कि आदत होती है, वो भी पड़ जाती है। बाज़ लोगों को उनके बगैर नींद भी नहीं आती, चूँकि बाज़ जो होती हैं वो सेडेटिव होती हैं, बाज़ लोगों को उनके बगैर सुकून भी नहीं आता। जैसे अभी एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई तो वो कहते हैं वो उनको वीड का नशा करने लग गए, फिर वो इंजेक्टेबल्स पे चले गए। तो मैंने उनका थोड़ा सा इंटरव्यू लिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आपको कैसे शुरू हुआ? वो कहते हैं सर मुझे जो है हल्का फुल्का इसमें फीवर होता था या बॉडी एक्स होती थी कोविड के डेज़ में। तो कहते हैं मैंने उसके लिए टोनोफ्लेक्स पी लेना शुरू की। टोनोफ्लेक्स पी में थोड़ी सी डिपेंडेंस है, क्योंकि वो सेंट्रली एक्टिंग पेन किलर है। अभी आप देखें कि हर दूसरा बंदा जो है टोनोफ्लेक्स पी उसकी ज़ुबान पे है। तो वो कहते हैं कि मैंने 1-2 महीने खाई तो कहते हैं मुझे अभी उसके बगैर गुजारा ही नहीं होता। कहते हैं जब उसकी मैंने डोज बढ़ाना शुरू की, उसके बाद फिर एक और इंजेक्शन होता है जिसको कहते हैं नेल्बिन, वो उस पर फिर शिफ्ट हो गए। नेल्बिन के अलावा फिर वो दूसरे जो हैं जो स्मोक कर सकते हैं उन चीज़ों पे शिफ्ट हो गए। तो इस वजह से फिर जब बंदा एक नशे की तरफ जाता है तो फिर वो मल्टीपल नशों की तरफ उसको वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इस वजह से सेल्फ मेडिकेशन जो है वो आपके ऑर्गन्स के अलावा आपके दिमाग पे भी बुरे असरात डाल सकती है। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को देखा है जिनको नींद नहीं आ रही होती है ना, वो एंटायर हिस्टामिन जैसे आपने कहा वो खा लेते हैं या कोई वॉमिटिंग की टैबलेट खा लेते हैं कि उससे हमें नींद आ जाएगी। बच्चों को, ताकि बच्चों को नींद सो जाए, शरबत दिए जाते हैं उनको कि रात को सो जाए खांसी के। बिल्कुल फिनरगन का सिरप दिया जाता है, रिजिक्स का सिरप दिया जाता है ताकि अम्मा जी अच्छी तरह से सो जाएं और बच्चा जो है सोया रहे। तो इससे इनके कितने असाब जो है वो कमजोर हो जाते हैं, बड़े होते हैं जब बच्चे। मेंटल डेवलपमेंट पे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्चेस हैं कि इन पे मेंटल डेवलपमेंट पे और कॉन्शियस पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सही हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं स्किन के जाने। जैसे कि आपने कहा इन्फ्लुएंसर्स का, सोशल मीडिया का, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है इस सिलसिले में कि जो हम देखते हैं सुनते हैं वो अपनी स्किन पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और मैं बचपन में हम देखते हैं एसिड के नेम से डरते थे, अब वही एसिड जो है तकरीबन शायद वो सेफ है लेकिन जैसे भी हैं हम उसको कॉन्टीन्यूसली अपने फेस पर अप्लाई कर रहे होते हैं। इससे कितना नुकसान होता है हमारी स्किन का? पाकिस्तान में तो शायद इतना नहीं, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में स्किन कैंसर का बहुत ज़्यादा रुझान है इन चीज़ों की वजह से। यहाँ डायरेक्ट जो है हमें हमारी सूरज की शुआएं हमें पड़ती हैं। ये तो अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी हुई है कि हमारी स्किन टाइप 3, 4, 5 इस तरह है कि हमारा थोड़ा सा मेलानिन कंटेंट ज़्यादा है तो हम सनलाइट से बच जाते हैं। लेकिन आप जितना ज़्यादा जो है वाइटनिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे आपकी स्किन की सेंसिटिविटी जो है बढ़ती जाएगी। और वो सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से क्या होगा कि स्किन पे जो है कैंसर्स के या दूसरी बीमारियों के इफ़ेक्ट्स आने वो काफ़ी ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पिछले ही दिनों मेरे पास एक ब्यूटिशियन आई हुई थी अपनी बेटी को लेके, तो उसके फेस पे सारे पे बहुत बड़े एक्ने के इतने बड़े जो हैं दाने बने हुए थे। तो उसका फेस भी सारा बिल्कुल जो है शाइन कर रहा था। मुझे लगा कि शायद इसको ऑयल ज़्यादा आता है। मैंने पूछा आपको ऑयल आता है? कहती हाँ जी हल्का सा आता है। तो मैंने कहा कि फिर आप इसका कोई इलाज भी करती हैं घर पे? कहती हाँ जी मैं तो बहुत इफ़ेक्टिव इसका इलाज करती हूँ। मैंने कहा क्या करती हैं? तो कहती है मैं एक सैलिसिलिक एसिड का जो है क्लिनज़र यूज़ करती हूँ और साथ में जो है वो सुबह मॉर्निंग में मैं कोई भी जो एंटीबायोटिक क्रीम है वो अप्लाई कर लेती हूँ, जैसे क्लिंडामाइसिन या फ्यूसिडिक एसिड। और शाम को कहती है जी मैं एज़ैलिक एसिड अप्लाई करती हूँ। मैंने कहा एज़ैलिक एसिड के साथ कुछ और भी कंबाइन करती हैं? कहती है डॉक्टर साहब वो तो आपको पता है उसके साथ हमने मॉइस्चराइज़र ज़रूर ऐड करना होता है। मैंने कहा एक तो आपकी स्किन ऑयली है, फिर आप उस ऑयल को ख़त्म करने के लिए सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रही हैं, दूसरा फिर आप एडिड उसके अंदर जो है ऊपर से मॉइस्चराइज़र भी ऐड कर रही हैं। आप स्किन को सांस तो लेने दें ना, कि आपने या जो है उसका नेचुरल ऑयल है उसको स्ट्रिप ऑफ ना करें, उसको अगर थोड़ा बहुत आ रहा है तो उसको हल्का फुल्का कोई क्लींजर लेकर उसको साफ़ कर लें। ऊपर से आप क्रीम के अंदर दोबारा से वो अप्लाई कर रही हैं मॉइस्चराइज़र, और वो भी ये चिप के मौसम में। जब चिप का मौसम होता है उसमें तो आपने मॉइस्चराइज़र से और ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि ऑयली होती हैं, ग्रीजी होती हैं, उनसे अवॉइड करना होता है। जैसे हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया कि इस मौसम में सीरम्स से बहुत बुरी एक्नी होती है। तो वो जो भी ऑयली सब्सटेंस होगा वो पोर्स को क्लॉग करेगा और उसकी वजह से आपको एक्नी होगी। तो वो ये हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इंस्टा से बच्चे इन्फ्लुएंस होके या यूट्यूब से थोड़ा सा नॉलेज ग्रैब करके वो अपने चेहरों पे ट्राइयाँ करते हैं, तो उसकी वजह से कई नुकसानात होते हैं। एक तो मैंने ये बात कर दी
एक्नी की ट्रीटमेंट की। दूसरा एक बहुत कॉमन है जो कि एक ट्रिपल फार्मूला आता है फॉर मिलाजमा, और बहुत कॉमन है, हर कोई जो है उसके क्लिगमैन रजीम के नाम से भी मशहूर है, ट्रिपल फार्मूला के नाम से मशहूर है। अच्छा, मुझे इस बारे में नहीं पता। आपको भी पता होगा, भी मैं नाम लूँगा तो आपको याद आ जाएगा। उसमें लाजमा क्रीम आती है, फ्लाइट्रो आती है, या जो है इसी तरह की 2-3 और आती हैं, हाइड्रोक्विन प्लस। लिटरली नहीं पता, हाइड्रोक्विनोन का बस पता है, बाकी 2 क्रीम का नहीं पता। ये कैसे मुमकिन है? इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक स्टीरॉयड होता है, एक हाइड्रोक्विनोन होता है, और तीसरा एक जो होता है रेटिनॉइड होता है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, दिस इज़ यूज वर्ल्ड वाइड फॉर मिलाजमा, लेकिन उसका स्किन थिनिंग के साथ बड़ा ताल्लुक है। अगर स्किन थिनिंग है तब नहीं आपने लगाना। दूसरा, आपने उसको जो है सुबह के टाइम शायद नहीं लगाना, सुबह के वक्त नहीं लगाना, रात को लगाना। फिर आपने स्किन को उसके हिसाब से, आपकी स्किन के हिसाब से आपने टाइट्रेट करना है कि आपने पहले वीक में 2 दफ़ा यूज़ करना है, 3 दफ़ा यूज़ करना है। लोग क्या जुल्म करते हैं, एक तो ये ले ली क्रीम, इसके अंदर उन्होंने क्लोबी वेट की जगह वो नाम लेते हैं क्लोबी वाइट डाल दी, फिर उन्होंने डर्मो वाइट डाल दी जो कि डर्मोवेट होती है। मज़े की बात है, दोनों के अंदर एक ही स्टीरॉयड है, सिर्फ कंपनी का डिफरेंस है। अल्लाह, बेटनोवेट भी डालते हैं बहुत सारे लोग। बेटनोवेट भी डाल दी। अच्छा, तो ये उनकी एक मैजिक क्रीम बन गई। इसके अलावा एक आर्ची होती है, वो डाल दी, वो भी स्टीरॉयड से भरपूर है। और जब उन्होंने सारा कुछ डाल दिया तो डाल के वो ये लेप एक बनाते हैं, और बना के वो रात को लगाना शुरू करते हैं। 2 हफ्ते उनका चेहरा खूबसूरत हो जाता है, दूसरे दिन रिजल्ट आते हैं। जी जी जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, दूसरे दिन रिजल्ट आते हैं। वो एक्चुअली जो स्टीरॉयड होता है वो क्या करता है, वो खून की नालियों को थोड़ा सा दबा देता है। खून की नालियां जब दब जाती हैं तो क्या होता है, सुकड़ जाती हैं, तो खून आना कम हो जाता है, तो आपको लगता है मैं गोरी हो गई, और चेहरा पेल लग रहा होता है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो जब आप रेगुलरली अप्लाई करती हैं तो खून की नालियां और सुकड़ती जाती हैं और सुकड़ती जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि खून की आपको सप्लाई स्किन को मिलना कम हो जाती है। तो बाज़ लोगों जिनकी मोटी स्किन होती है उनको 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, और जिनकी पतली स्किन होती है उनको 2 हफ्ते के बाद स्किन को खून नहीं मिल रहा, तो वो और ज़्यादा फिर वो डेथ होना शुरू हो जाएगी। जैसे उसकी डेथ होना शुरू होगी, वो पतली होगी, फिर आपको वहाँ पे खून की जो छोटी छोटी नालियाँ हैं, चैनल्स हैं, स्पाइडर वेन्स बिल्कुल, वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा जब आप स्टेरॉइड लगा रहे हैं तो बैक्टीरिया भी फिर शेयर हो जाते हैं। आप कुछ किसी की स्किन देखकर पता चल जाता है कि ये स्टेरॉइड इस्तेमाल करके आई हैं? जब दरवाजे से एंटर होते हैं तभी पता चल जाता है। कोई खास इसके सिम्टम्स होती है, रेडनेस होती है, वेन्स? जी 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 बिल्कुल। ये एक तो जैसे आपने कहा स्पाइडर वेन्स नज़र आ रही होती हैं, दूसरा एक्नी से भरपूर होता है, और वो जो एक्नी होती है उसको स्टीरॉइड इंड्यूस्ड एक्नी कहते हैं। अच्छा। वो एक्नी आम एक्नी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें आमतौर पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं होते, सिर्फ एक ही तरह के उसमें या तो पेप्यूल्स होते हैं, रेड दाने होते हैं, या पस्यूल्स होते हैं, यानी कि पीप वाले दाने होते हैं। तो वो जैसे ही बंदा अंदर एंटर होता है, हम लोग मान नहीं रहे होते, लेकिन हम लोग अंदर से हंस रहे होते हैं कि हमें सारा कुछ पता है। और फिर मज़े की बात है, उनके साथ उनका हस्बैंड या कोई मदर इन लॉ या कोई सिस्टर बता देते हैं कि वाकई ही यूज़ करते हैं। तो ये जितने हम तो बड़े तंग हैं इससे। ये जितने वाइटनिंग सीरम्स हैं या जितनी जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं, सारों के अंदर ये यूज़ होता है। मिलाजमा का ट्रीटमेंट हो गया, एक्नी का हो गया। फिर इसके अलावा हमारी स्किन पे कोई भी पिंपल निकले तो हमने कहना ये एक्नी है, तो हमने उसको एज ए एक्नी ट्रीट करना। हमारी स्किन पे किसी किस्म की खारिश हो तो हमने कहना है कि ये फंगस है, तो हमने हर खारिश को एज ए फंगस ट्रीट करना है। और फंगस के भी फार्मूलाज बने हुए हैं, उसमें भी स्टीरॉयड डाला हुआ है, और एक एंटी फंगल क्रीम है, वो एक कैनाकॉम के नाम से आती है। अभी तक दुनिया में पता नहीं, वो जो है ना जीपीज़ की सबसे, वो जो जनरल फिजिशियन उनकी सबसे फेवरेट वो दवाई है, हर खारिश में उन्होंने वो लिख देनी होती है। वो फिर हमारे लिए इतना मसला होता है कि उसमें स्टीरॉयड बहुत पोटेंट किस्म का है, उसमें एक एंटीबायोटिक है, एक एंटी फंगल है, जो कि वो तीर 3-4 मार देते हैं कि कोई ना कोई जाके लगे। अक्सर ऐसे ही होता है, जो क्वैक्स होते हैं ना वो यही करते हैं सारी। लेकिन क्या होता है उसके साथ, क्या होता है उसके साथ, वो जो इन्फेक्शन होता है वो फिर शेर बन के निकलता है, और वो हमारे पास जब आते हैं तो उसकी फिर रेजिस्टेंस आ जाती है। इस वजह से हमें इतना मुश्किल हो रहा है आजकल स्केबीज़ को ट्रीट करना, जिसका 1 डे ट्रीटमेंट है उसको हमें महीनों लग जाते हैं ट्रीट करने में। टीनिया का ट्रीटमेंट जिसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, उसका 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का ट्रीटमेंट है, उसको हमें साल लग जाते हैं घर से ख़त्म करने के लिए। हम ट्रीटमेंट देते हैं, वो बीच में से कहीं छोड़ जाते हैं, छोड़ के जाके फिर किसी जीपी के पास चले जाते हैं, और जाके फिर स्टीरॉयड लगा के आ जाते हैं, फिर महीनों के बाद आते हैं, सर ये ठीक नहीं हो रहा। फिर जब हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ठीक होता है, फिर दोबारा कहीं ना कहीं उनको इचिंग थोड़ी बहुत होती है।
वो जब फिर जाते हैं फिर स्टीरॉयड अप्लाई करके आ जाते हैं। इस वजह से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं स्किन के कंडीशन और स्टीरॉयड जो हैं वो ख़राब कर रहे हैं। इसी तरह एक और जो स्टीरॉयड के इंजेक्शंस या स्टीरॉयड की गोलियां वो बहुत नुकसानदेह। लोग जो हैं उनको थोड़ी सी खारिश हुई है, छपाकी हुई, जीपी के पास गए, जीपी ने एक गोल्डन सा टीका बनाया हुआ है, उसने डेक्सा और एवल ये दोनों मिक्स करके लगा देना है। और मज़े की बात है उसने आपको रोज़ाना बुलाना है, उसने कहना रोज़ाना आके टीका लगवाना है। उसके बाद क्या हुआ होता है कि जो बंदा बेचारा होता है उसका जो फेस होता है वो बिल्कुल एलिफेंट की तरह मोटा हुआ होता है, उसके हम्प बनी होती है पीछे, और बॉडी जो होती है उसकी सारी फूली होती है। और रात को वो मुझे लगता है किसी और मुल्क पहुंचा होता है। नहीं, उसने क्या पहुंचना, बेचारा इतना ज़्यादा उसका बेड़ा गर्क हुआ होता है कि उसकी 1-2 पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि स्टीरॉयड के अब्यूज़ की वजह से उनको कैटरैक्ट हो गया। एक आध पेशेंट्स को मैंने ऐसे देखा उनको जो है वो सांस के में लेने में डिफ़िकल्टी शुरू हो गई, कार्डियक इश्यूज शुरू हो गए, लीवर का और किडनी का मसला शुरू हो गया। जबकि काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं स्किन की उनमें स्टीरॉयड का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन वो स्टीरॉयड का जो यूज़ होता है टाइम के लिए, मखसूस टाइम के लिए होता है। उसकी डोजेज हम लोगों ने टेपर करनी होती है और उसकी डोज हम लोगों ने शॉर्ट कोर्सेज करवाने होते हैं। मल्टीपल उसमें हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, जिस तरह हमने बॉडी को, बाज़ ऐसे डर्माटोसिस हैं या ऐसी बीमारियां हैं जिनके स्टीरॉयड के बगैर कोई इलाज ही नहीं है, तो वहाँ पे हमने वो यूज़ करनी होती हैं। लेकिन अगर आप उसका एब्यूज़ करेंगे या सेल्फ मेडिकेशन करेंगे कि डॉक्टर साहब ने मुझे एक दफ़ा ये लिख के दी थी, अभी सारी ज़िंदगी मैंने ये चलानी है या मैंने ये जो है सारे मोहल्ले में बांटनी है, तब उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। और एक लेबल जो है ना वो संभाल के रखा होता है जी, कि जी, ये वाला जो है ना, अगर बिल्कुल। प्रिस्क्रिप्शन कभी गुम भी जाए ये देकर वो मेडिसिन ले लें। बिल्कुल इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज आपका प्रोग्राम में आने के लिए।